हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम जनवरी में आने वाला है, उसकी आप प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और उसी प्रिपरेशन को और बढ़ाने के लिए और अच्छे से तैयारी करने के लिए प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हैं, ताकि रिवीजन भी हो जाए और जो चीज़ें टॉपिक छूट रहा हो या टॉपिक नहीं याद आ रहा हो कौन सा पढ़ना है, तो इससे पता भी चल जाए। और कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जानते हैं प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे तभी आपके स्टैंडर्ड का पता चलता है। देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे इससे पहले बहुत आसान आता था क्वेश्चन, इससे बहुत हार्ड आ रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए लाइफ में कि कोई भी स्टूडेंट जब कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो वो हमेशा हार्ड होता है। जब उसकी अगली पीढ़ी आएगी देने के लिए, उसके लिए वो ईजी हो जाएगा, अगला के लिए हार्ड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख रहिए। और नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए, यदि पिछले एग्जाम में आप नेट से या जेआरएफ से 2-1 क्वेश्चन के रुक गए होंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार पढ़ लिए हैं तो इस बार तो डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना घटा था कि एक बार फर्स्ट टाइम नेट हो गया, दूसरे में लगा कि अब तो, क्योंकि प्रीम नेट हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर नेट हो गया है, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर जाते तो जेआरएफ हो ही जाएंगे। ओके, लेकिन एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हमको लग गया, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, सेकंड सेमेस्टर में कुछ नहीं हुआ, नेट ही रह गया, थर्ड सेमेस्टर में हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि हमारी स्टडी का पैटर्न बदल रहा है, हम 1 साल और ज़्यादा पढ़ लिए, 6 महीने और ज़्यादा पढ़ लिए, पिछली बार तो नेट हो गया था, इस बार तो निश्चित जेआरएफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ही आप इस लेवल पर पढ़ते हैं उसके अगला लेवल तैयार हो जाता है। आसान इसलिए लगता है क्योंकि आपको क्वेश्चन पता हो जाता है। ओके, जबकि जब आप शुरुआत वहीं से करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड था, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें हार्ड होता चला गया। तो आप जैसे अभी 2023 का एग्ज़ाम दिए होंगे, 2023 के एग्ज़ाम के 2 साल बाद देखिएगा पेपर, आपको लगेगा कि ये आसान है। ओके? क्योंकि कोई क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है हार्ड होता चला जाता है। ये मेरा अनुभव है, चाहे वो सिविल सर्विस में दिया, चाहे समीक्षा अधिकारी दिया, चाहे यूजी नेट दिया। क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम तो नहीं दिया हूँ, एसएससी, रेलवे तो बैंक तो कभी आज तक फॉर्म ही नहीं भरा। लेकिन ये सब जो मैं दिया हूँ इसमें मैं जानता हूँ कि एक एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से हमेशा हार्ड होता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस बार चूक गए तो अगली बार सोचिए उसके हार्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए, राइट? तो इसलिए ये सब मत सोचिए कि 2024 का पेपर हार्ड आ रहा है, 2022 पेपर हार्ड आ रहा था, या 2016 पेपर आसान था, नहीं था। उस समय भी उतना ही हार्ड था उनके लिए। ओके? क्योंकि हर पैटर्न, जैसे देखिए यही क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तो क्वेश्चन क्या चल रहा था, आप देखे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ रेंडमली, हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये कब का है? दिसंबर 2013 थर्ड पेपर है। देखिए, कभी आप पहला क्वेश्चन ऐसा देखें, कभी इतना देर तक आप पढ़ लिए, कम से 10-11 लेक्चर पढ़ लिए हम लोग ना, कभी ऐसा आप क्वेश्चन देखें जहाँ की अभी आप देखिए यहाँ पे इतना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी देखे आप? नहीं देखे। इसका मतलब क्या है कि आप ये सोचिए कि जो स्टूडेंट अभी से पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और मिला होगा ये, तो क्या उसको हार्ड नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। आप उस स्टैंडर्ड पर जाके सोचिए। इसीलिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपके पास पेपर है 2011, फॉर एग्जांपल 2024 तक का पेपर आपके पास है, तो डायरेक्ट इसी पर मत चले जाइए। जो इसमें डायरेक्ट चला जाता है उसी को लगता है कि हार्ड है, राइट? और जो यहाँ से स्टार्ट करता है, धीरे 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 यहाँ तक पहुँचेगा, तो उसको लगेगा कि हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है कि हर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से हार्ड आएगा, ये उसका पैटर्न है। इस बार चूक जाएंगे, अगला हार्ड हो जाएगा, अगला आसान लगेगा, फिर अगला हार्ड हो जाएगा उसका। तो इसलिए इस बात को देखिए, पहली बात कि इसमें हार्ड होता है, इसीलिए डायरेक्ट 2020 का पेपर मत देखिए, डायरेक्ट 2019 का पेपर मत देखिए, धीरे धीरे देखिए। पहले शुरुआत करिए, धीरे धीरे आगे देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ये सही है। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी बात कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, हमेशा देखिए, एक बार मैं बताया भी था, इसमें भी ध्यान रखिए। मैं हर बार इसे बता रहा हूँ कि देखिए,
आप जानते हैं ये इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो क्वेश्चन जो भी 100 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखिए कि मान लीजिए 10 यूनिट से, जानते ही हैं 10 यूनिट से क्वेश्चन जो आता है, 10 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को आप एकदम छोड़ दीजिए, वो हार्ड हो जाए, उसके पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, वो हमेशा हार्ड आएगा, इसीलिए पेपर हार्ड हो जाता है। ओके, हमेशा ध्यान रखिए कि 40 to 50 क्वेश्चन एकदम 100% जिसका सही हो गया है, पढ़ा हुआ है एकदम, अब तुक्का लगा के नहीं, पढ़ा हुआ है तो समझिए उसका रिजल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 20 क्वेश्चन जब आप किसी पेपर से निकाल देंगे ना कि चलिए ये 20 क्वेश्चन है, सर बोले थे ये 20 क्वेश्चन जो है ये हार्ड ही आता है, इसको छोड़ देते हैं, इसको तुक्का लगा देंगे। ओके, हमको कंसंट्रेट कहाँ करना है? केवल 80 क्वेश्चन पे, और 80 क्वेश्चन के लिए आप पढ़िए, हमको 80 क्वेश्चन सही करना है और इसी के इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 80 क्वेश्चन पर ध्यान नहीं रखते हैं, जो हार्ड, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इसको क्या पढ़ने की आवश्यकता है? इससे कोई मतलब नहीं है, ये अगला बार नहीं हो सकता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, तो केवल इसका क्रक्स पॉइंट, जो इसका कॉन्सेप्ट है, थीम है, थीम, उसको पढ़िए, क्वेश्चन मत पढ़िए, थीम पढ़िए, और 80 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़िए, टॉपिक है। जैसे एग्जाम्पल पे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, पीएलसी से रिलेटेड चीज़ें। ओके, ऐसे टॉपिक बना लीजिए, तो देखेंगे हर साल इससे क्वेश्चन आता रहता है। तो जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन जहां आप 20 क्वेश्चन को देखें, लगे ये क्वेश्चन देख लीजिए, पहले ही मूड खराब हो जाएगा आपका देख करके, इसको सोच लीजिए कि ये 20 क्वेश्चन वाला में है। ओके, इसको हटा दीजिए, इस कंपटीशन है ही नहीं, वो हमारे लिए भी हार्ड है, इंडिया के सभी स्टूडेंट के लिए हार्ड है, इसलिए ये कंपटीशन नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, कंपटीशन किस क्वेश्चन पर होता है? जो क्वेश्चन सबको आता है वही कंपटीशन लायक होता है। अगर मान लीजिए कि सभी लोग इसमें तुक्का ही लगा रहे हैं तो भाग्य किस्मत की बात हो गई, वो तो किसी को नहीं आ रहा है, उसके लिए क्यों परेशान है? हमको भी नहीं आ रहा, तुमको भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसको जो आ रहा है हमको नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम वाली बात है, और वो 80 क्वेश्चन के साथ है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके तैयारी करिए, और सभी क्वेश्चन को एकदम ऐसा मत सोचिए कि सभी कुछ हमको आएगा ही। ओके, सब कुछ नहीं आ सकता है किसी को, पेपर देते रहिए, इजी क्वेश्चन को 100% सही करने की कोशिश करिए। तुक्का लगाने के लिए मैं बता दूंगा, उसके हिसाब से लगाएंगे, थोड़ी बहुत आप 10-5 क्वेश्चन से रुक रहा होगा तो निकल जाएगा, इस बात की गारंटी समझिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज, यह कथन दिया गया है, कौन कौन सही है? तो रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज, मेकिंग सब्सिडीज एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है गिविंग ए स्पेसिफिक अमाउंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर सब्सिडीज, यह पता चला कि इकोनॉमिक क्राइसिस यदि आ जाए तो क्या होगा, ऊपर लिखा था, जैसे इसको बता भी दे रहा हूँ एक बार, जैसे ये देता प्रेजेंट रेजिम ऑफ सब्सिडी कैन इम्प्रूव बाई फोकसिंग ऑन, तो अगर इम्प्रूव करना हो, सब्सिडी को मतलब हटाना हो या कुछ करना हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज, सही है, कम कर दीजिए जो सब्सिडी दे रहे हैं। मेकिंग सब्सिडीज एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, जितना सब्सिडी ट्रांसपेरेंट करिए, जैसे गैस पे सब्सिडी मिल रही है सब ट्रांसपेरेंट करिए तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है गिविंग ए स्पेसिफिक अमाउंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देने वाला ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेटिंग क्लियर लिमिट्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ एनी न्यू सब्सिडीज स्कीम, क्लियर लिमिट्स डिसाइड करिए कि हमको कितना ड्यूरेशन के लिए, कितना समय के लिए सब्सिडी देना है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इलिमिनेटिंग सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सब्सिडीज, ओके, तो एलिमिनेट करते हैं सिस्टम को पीरियोडिक टाइम से। ओके, नेक्स्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यूजिंग सब्सिडी फॉर वेल डिफाइंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो अगर कोई आप दे रहे हैं सब्सिडी तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो ये क्या होगा? 6 सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ आपका सही हो जाएगा, तो जो भी ऑप्शन होगा आप इसको सही कर लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। देखिए कंपटीशन एक्ट है, जानते हैं ये किस एक्ट के अंतर्गत बना है? एमआरटीपी एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट 1969, उसी को बना करके 2002 कंपटीशन एक्ट लाया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कंपटीशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कंपटीशन एक्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कंपटीशन कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो जो कि कंपटीशन को कम करता हो। अगर कंपटीशन को कम कर रहा है तो समझिए कि कंज्यूमर को वेलफेयर में काम नहीं होगा, और इन दिस कंडीशन में मार्केट मोनोपोलाइज हो जाएगी और हो सकता है कि प्राइस उसकी हाई हो जाए, राइट। इसी को रोकने के लिए तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, तो सही बात है, एब्यूज डोमिनेंट पोजीशन को करने के लिए किया गया, क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है ना। नॉट को भी हमेशा पढ़ते रहिए, नॉट को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करिए, क्वेश्चन जो भी सॉल्व करिए उसको अंडरलाइन करिए। अगर आप क्या कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी कोशिश करिए कि एकदम उसको ध्यान से पढ़िए, राइट। नॉट को एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, सही बात है, कंपटीशन के विरुद्ध में कोई एग्रीमेंट हो रहा है वो भी। मेडिकल नेग्लिजेंस, प्रेडेटरी प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग में बताया था। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? शिकारी कीमत, एकदम अपनी कीमत को ऐसा कम कर दीजिए कि दूसरे वाले टेंशन में आ जाए। जैसे आप कभी सब्जी बाजार में जाते होंगे तो कोई मान लीजिए कि मटर मिल रही है 80 रुपीज़ के जी, कोई ले जाएगा 50 रुपये के जी, ओके। अब 50 रुपये के जी क्या है, सभी मार्केट को टेंशन दे देगा, इसी को प्रेडेटरी प्राइसिंग कही जाती है, ओके। सभी मार्केट के अतिरिक्त इतना लो कर दीजिए कि सभी मार्केट वाले डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ बोला कि मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस मीन्स कि ऐसा कोई कैजुअलिटी हो जाती है, जिसे आप देखे होंगे आज जैसे हॉस्पिटल गए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, दवा दिया नहीं सूट किया, हो सकता है कोई इंजेक्शन दिया नहीं आपको काम आया, तो क्या कंपटीशन से नेग्लिजेंस से रिलेटेड होगा? तो ऐसा नहीं होगा, राइट। ये यहाँ पर नहीं आता है, राइट। तो इस बात को ध्यान रख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज इज द ग्रेटेस्ट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या उसके लिए फ्री एग्रीमेंट जरूरी है? ओके, दिस इज अ करेक्टेड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। कौन से एजम्पशंस हैं? तो फर्स्ट क्या है? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रोडक्शन अश्योर एट द इनिशिएट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सही बात है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, ये क्या होती है? प्राइवेट के द्वारा ओन्ड होती है। और यही करेक्टर यदि बोल दिया जाता है कि प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के लिए करेक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, इनकम इज रिसीव्ड इन मॉनेटरी फॉर्म बाय द सेल ऑफ सर्विस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फॉर्म द प्रॉफिट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। निश्चित रूप से मॉनेटरी फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है। Members of the free market economy have freedom of choice in so far as a consumption, occupation, savings and investment are concerned. Okay, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अभी आगे इसको देखते हैं। नेक्स्ट, द फ्री मार्केट ऑफ इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो फ्री मार्केट होती है वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखे रहिए। तो ये चारों सही है। नेक्स्ट है, द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज प्रोन टू करप्ट प्रैक्टिसेज। तो फ्री मार्केट क्या करप्ट प्रैक्टिसेज को प्रमोट करती है, उससे चलती है? नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो भी इसमें बी वाला ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही होगा और ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू द कस्टमर टू इंश्योर फैमिली वेलफेयर ऑफ द कस्टमर। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस कस्टमर के लेकर के। ओके, टू इंश्योर फैमिली वेलफेयर ऑफ द कस्टमर, टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड टेक द नेसेसरी मेजर्स टू सेटिस्फाई दिस नीड्स, ये भी सही है। टू इंश्योर हेल्थ कंडीशन ऑफ द कस्टमर, तो हेल्थ श्योर के कंडीशन के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द कस्टमर। सही बात है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। टू प्रोवाइड
एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड टू रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेज, ये ग्रीवेंसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ये गलत हो जाएगा 2 4 5, ओके। ये और ये आपका सही हो जाएगा, और चीज़ें ये और ये गलत हो जाएंगी, राइट। द रेशनल ऑफ एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर स्टेम मेनली फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, पब्लिक सेक्टर के लिए आ गया। अब यहाँ पर क्या है, द फेलोर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन सर्टन क्रूशियल एरियाज, ये गलत है। ये बोला जा रहा है क्या प्राइवेट सेक्टर के सर्टन क्रूशियल एरिया इफेक्ट होगा, तो नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर क्यों फेल होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो देखते ही हैं कितना आगे है सब, ओके। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये सही हो सकता है। द रेवेन्यू नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, ये भी सही है। द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, द नीड ऑफ एक्सेलरेटिंग द पीस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, ये सब सही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको छोड़ करके ये सब और सही है, ओके। तो यहाँ पे 2 3 4 5। नेक्स्ट, इंडिकेट्स व्हाट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए इसको मत पढ़िए, जो भी चीज़ें हैं ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन को। इसके आधार प्लेस पर मैं कुछ बता दे रहा हूँ, उसी को ध्यान रखना है, ओके। क्यों, क्योंकि अब कोई सोच रहा होगा क्यों ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि ये इस समय नहीं है। तो यहाँ पर समझिए कि 2019 CPA एक लागू हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न्यू, पहली बार कब लागू हुआ है, 20 जुलाई 2020 से, राइट। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 3 चीज़ें मेजर बता दे रहा हूँ, और चीज़ें तो बहुत डिटेल हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे 3 लेवल पर इसमें भी था, 3 लेवल पर यहाँ पर भी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओके, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पर करना है जो भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहले जो भी कुछ हो, पहले जानते हैं कि 15 लाख तक था, ओके। कंप्लेंट लिविंग क्लेम 15 लाख टू बी फिल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन, ओके, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, यहाँ पर अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक यदि ग्रीवांसेज है, कोई भी क्लेम है, अगर कोई प्रोडक्ट खराब मिल गया है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। 1 करोड़ टू 10 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़ स्टेट लेवल पर जाएंगे, और एवं 10 करोड़ आप जाएंगे सेंट्रल लेवल पर, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या हुआ है, एक आया है CCPA, ओके, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो एक्ट है, इसको एक में से अथॉरिटी यहाँ पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हाँ अथॉरिटी ठीक है, प्राधिकरण अथॉरिटी, ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। ये पहले वाले एक्ट में नहीं था, ये क्यों बनाया गया है, पहले CCPA क्या करता था, जो 2000 ये वाला जो 1986 है CCPA 1986, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो हमेशा कंट्रोल करे। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, CCPA एक रहे अथॉरिटी, जो कि सभी जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ओके, या कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं, कोई भी आप ई कॉमर्स दे रहे, जो ई कॉमर्स पहले वाला नहीं था, क्योंकि ई कॉमर्स उसमें था भी नहीं, तो चेंज भी नहीं हो रहा था, तो ई कॉमर्स भी आ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सब चीज़ें में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कंज्यूमर से पहले ये डिसाइड कर लें कि ये अच्छा चीज़ है कि नहीं, रेगुलेट करें, इसलिए किया गया है इसका ये स्थापना। तो समझ गए, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ गए, उसी के अनुसार यहाँ पर ध्यान रखना है। ई कॉमर्स बढ़ गया है, और सब चीज़ें जो थी पहले जैसा थी। 2 ईयर्स पहले भी था कि आप 2 साल से पहले आप जो भी मतलब गुड्स परचेज किए हैं, 2 साल से पहले आपको जा करके बता देना है कि हमारा जो गुड्स लिए थे जिस परचेज के लिए, वो पर्पज पूरा नहीं हो पा रहा है, ओके, तो आपको क्लेम कर सकते हैं, राइट। बहुत सी घटनाएं सुनते होंगे कि ऐसी दिक्कत आ जाती है तो लोग चले जाते हैं, राइट।
नेक्स्ट है इफ बोनस शेयर आर इशूड आउट ऑफ प्री इक्विजिशन प्रॉफिट इट विल हैव, क्या होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मीन्स मान लीजिए कोई कंपनी दूसरे कंपनी में विलीन हो रहा है, एक मान लीजिए एक्स कंपनी में, तो उससे मान लीजिए कि ये 30 जून को हो रहा है, तो 1 अप्रैल टू 29 जून तक जो प्रॉफिट होगा उसी को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहा जाता है, राइट। यहाँ पर पूछा क्या होगा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, नो इफेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, नो, तो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस कंपनी के देने का काम है, तो जो दे देगी तो उसका बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन वन ऑफ द मेथड ऑफ, तो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन का अगर एम्प्लॉय का मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा तो इसको कहा था HR अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कही जाती है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जिसके द्वारा ही HR की अकाउंटिंग की जाती है। वो व्यक्ति कितना दिन तक रहा, कितना दिन रहा तक उससे कितना प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, राइट। नेक्स्ट है ए स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेंड अंडर द मोस्ट फेवरेबल वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड, यहाँ पर जा रहा है कि स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, उसको क्या कहेंगे, अटेनेबल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, दैट इज आइडियल स्टैंडर्ड इज द योर राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ए बैंकर बिफोर सैंक्शन द लोन, यहाँ पूछा रहा है कि यदि आप मान लीजिए कि एज ए बैंक के मैनेजर हैं और आपको एक लोन सैंक्शन करना है तो कंपनी के कौन से रेशियो को आप देखेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑल ऑफ दिस, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि आप डेब्ट देख रहे हैं तो देखेंगे कि इक्विटी ज़्यादा है कि डेब्ट ज़्यादा है, राइट। और ये सब चीज़ें जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा बहुत चीज़ें, ये सब बहुत आपको लगेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओके। देखिए ये भी आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जीरो बेस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, पायरे के द्वारा USA में, ओके। जीरो बेस बस्टिंग के मुझे क्या, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, जीरो बेस बस्टिंग मीन्स कि कोई भी बजट्स पिछले, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो घर वाला डेली 3000 रुपये महीना हर में देते हैं और हर साल मान लीजिए कह दिए 500 रुपये बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कि 8000 रुपये तक पहुँच गया 4-5-6 साल बाद, तो अब वो लोग क्या सोचेंगे 8000 अब खर्च नहीं हो रहा होगा। अब तुम पहले से फिर से बताओ कि तुमको कहाँ कहाँ कौन सी एक महीने में खर्च करना पड़ता है, कि रूम कितना भाड़ा लगेगा, गैस कितना लगेगा, सब्जी कितना लगेगा, फीस कितनी लगेगी, दूध का कितना लगेगा, पेपर कितना लगेगा, ये सब चीज़ें बताओ, उसके अनुसार फिर सेंशन होगा। उसी को, इसका मतलब क्या है कि पीछे की चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, नए तरीके से सबका कैलकुलेशन करो, उसी को जीरो बेस बस्टिंग कहे जाते हैं, राइट। ये कंट्रोल करना है। गुडविल आर कैपिटल रिजर्व, ओके, तो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, ओके, रिडक्शन ऑफ कैपिटल इंस्ट्रक्शन और बेसिक डाइल्यूटेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ओके, तो ये क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व जानना है, लेकिन इस रेफरेंस में समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी जानने की जरूरत है। कोई पूछ सकता है बिजनेस कॉम्बिनेशन सर क्यों कर दिए उसको, इसका मेन रीजन ये है कि जब कोई कंपनी मर्ज हो रही होती है, मर्ज या रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी ले लीजिए, ओके, मान लीजिए कि उसकी पूंजी मान लीजिए कि 10 करोड़ की है, राइट, सब, और आप दे रहे हैं 11 करोड़ परचेज करने के लिए, राइट, तो 1 करोड़ गुडविल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुडविल, 1 करोड़ की आप गुडविल परचेज, जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप की मान लीजिए पूरी एसेट 10 करोड़ की है, चाहे 10 अरब रुपए की है, तो क्या व्हाट्सअप 10 अरब रुपये में आपको दे देगा, नहीं देगा, कहेगा नहीं, देखिए इतना मैं गुडविल तैयार करके रखा हूँ और आपको 10 अरब रुपये दूंगा, 2-4 अरब और रुपये दीजिए हमको तब दूंगा, जितना मतलब उसकी एसेट्स है, जितने उसके पास फंड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है, उससे एडिशनल उस मांगेगा, क्यों मांगेगा, नाम के लिए, ओके। जैसे आईफोन है, आईफोन कुछ गुडविल का पैसा नहीं लेता है, अगर रियल में कोई फोन मतलब क्या उतने का मिलता, 2-4 सस्ता ही मिलता है, लेकिन 2-4 किस लिए लग रहा है, उसी गुडविल को परचेज करने के लिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर समझ गए
कि जितना आपके पास रियल में वैल्यू मिलने वाली है उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो गुडविल के लिए पैसा दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए कि 10 करोड़ की पूरी कंपनी है, लेकिन मान लीजिए खराब कंपनी है वो, उसके पास ऐसे 10 करोड़ की, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं देखिए अभी खराब कंपनी है, बहुत मशीन खराब है, ये है वो है, अपना बताए, और कहे कि नहीं हम इसको 8 करोड़ रुपये देंगे, राइट। तो जो 2 करोड़ रुपया का लेस हो रहा है वही कैपिटल रिजर्व है, ऐसे समझिए। इस टाइप का जो प्रॉफिट हो जा रहा है पहले से ही, परचेज करते समय प्रॉफिट हो गया कि नहीं, 10 करोड़ की कंपनी आपको 8 करोड़ मिल रही है, 2 करोड़ प्रॉफिट हो गया, वही कैपिटल रिजर्व है। तो इस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही बात है। यदि मान लीजिए कि कोई कॉस्ट ऑफ, जिससे ये भी उसी का पार्ट है, जो भी मैं बताया इससे पहले उसी का पार्ट है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 करोड़ रुपए का परचेज कर रहे थे, और परचेज करने से पहले ही जो सब्सिडरी कंपनी थी उसने क्या किया, डिविडेंड घोषित कर दिया, और डिविडेंड से आपको 1 करोड़ रुपये मिल गया। तो आपका रियल में इन्वेस्टमेंट तो 9 करोड़ का हुआ ना, हुआ कि नहीं, क्योंकि 1 करोड़ तो आपको ऑलरेडी मिल गया। उसी के बताया जा रहा है कि डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि 1 करोड़ मिल गया डिविडेंड है। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज ए रिटर्न ऑफ कैपिटल टू द होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग और रिटर्न ऑफ कैपिटल के संबंध में जाना जाता है। तो यहाँ एसर्शन और रीजन दोनों सही है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बेसिक अकाउंटिंग जानते होंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज प्रॉफिट, सही बात है। और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो दोनों सही है। ओके, रिड्यूस कर देता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप ऐसे समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो पूछा जा रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें पूछी जा रही हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट समझिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, जानते हैं इस साइड पूरा खर्च लिखा जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, ओके, टू वेज, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। इस साइड बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब सपोज दैट मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लीजिए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इंटर में या अकाउंटिंग अच्छा से नहीं जानते हो, तो जान लो। यहाँ मान लीजिए कुछ अमाउंट आया, और ये मान लीजिए कि आ गया 20 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब 20 करोड़ तो इनसाइड भी आएगा, फिक्स ही है वो, तो तभी तो प्रॉफिट ले आएंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ओके, मान लीजिए कि 22 सेल्स हो गया 22 करोड़ का, ओके, और बाई क्लोजिंग स्टॉक जो साल भर में बेचने के बाद जो बचा है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए बचा है आपका 5 करोड़ का एग्जाम्पल के लिए, तो 25 करोड़ हो गया, ये 25 करोड़, ओके, यही 25 करोड़ हो गया। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये सब ऐड किए थे, ये 20 करोड़ आया था, तो टू प्रॉफिट में कितना आ जाएगा, 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़, क्योंकि 20 करोड़ टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक, टू वेज लेके 20 करोड़ आया, और ये बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक 5 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 5 करोड़ प्रॉफिट आ गया। इतना तो क्लियर समझ में आ ही रहा होगा। अब इसको कहा जा रहा है, सिर्फ समझिए, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मान लीजिए 6 करोड़ कर रहे हैं, 6 करोड़, क्योंकि वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जब हमारे पास स्टॉक है तो हम ही करेंगे उसको, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। हो सकता है 5 करोड़ को 6 करोड़ कर दे, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, नहीं ये 10 करोड़ का नहीं, 10 रुपये नहीं, 11 रुपये का सामान है, अभी तक बना हुआ है, इसको इतना बेचना है, ये सब चीज़ें करके बढ़ा दिया। 6 करोड़ हो गया, अब कितना आ गया, 26 आ गया कि नहीं, 26 करोड़ हो गया, इसका 26 इधर भी आएगा, ओके।
अब देखिए प्रॉफिट कितना हो गया है 6 करोड़, क्योंकि 20 करोड़ ये है, 26 करोड़ में से 20 करोड़ घटाएंगे तो 6 करोड़ बचेगा कि नहीं, 6 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं। इसी की बात कीजिए, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया कि नहीं। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है यही होता है, तो रिड्यूस कर जाएगा। ओके, तो आई थिंक अब चीजें समझ में आ गई होंगी, चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट है मैच कराना है क्वेश्चन को। मल्टीपल प्लांट्स, जो मल्टीपल प्लांट्स हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, मल्टीपल मार्केट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए पहले कोई क्वेश्चन आया तो ये समझिए कि क्या पहले कभी आया था, उसको पहले सर्च करिए, उसको पहले सही कर लिया करिए। जैसे कास्ट प्लस प्राइसिंग आप जानते होंगे, ये आया हुआ है, तो इसको तुरंत आप बी से मैच करा दीजिए, क्योंकि मैं बताया था एटीसी, आप ध्यान दिए होंगे तो। ओके, अब आप सोचिए बी का, मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल के लिए बी का 4, देखिए एक ही सही हो गया, कितना इजी है सोचिए, जबकि ये आया हुआ है क्वेश्चन और सब मान लीजिए कि नहीं आया हुआ है, ये तो आया हुआ है, इससे देखिए एक ही सही हो गया कि नहीं। तो समझ गए, प्रीवियस पेपर पढ़ने का ही फायदा है। लेकिन कुछ लोग देख कर डर जाएंगे, अरे मल्टीपल प्लांट से क्या होगा, ये मल्टीपल मार्केट से क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट से क्या होगा, इसके चक्कर मत रहिए कि देखिए एक ही क्वेश्चन से सही हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ने का यही फायदा है कि क्वेश्चन पढ़िए तो चीज़ों को देखिए कि कौन पहले पढ़े हैं, उसी तो सही नहीं हो जा रहा है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे प्लांट मल्टीपल का 3rd हो जाएगा, ओके, इसका 4th हो गया, इसका मल्टीपल मार्केट्स, ओके, और मल्टीपल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, पी से है, मार्केट है, ओके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत चीज़ें ईजी आ जाएंगी। आप बस बने रहिए, आप देखिएगा 2-4, अभी तो मैं स्टार्ट ही किया हूँ, थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, वास्तविकता में बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम भी चल रहा है सेमेस्टर, तो उसमें ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो शाम को आना जानते हैं, फिर थक जाता है आदमी। अब संडे है आज, तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, राइट। तो जैसे जैसे छुट्टी मिलेगा तो और अच्छी चीज़ें पढ़ाइए, क्योंकि जो ही सेमेस्टर समाप्त होगा तो कुछ चीज़ें तो और छुट्टी मिल जाएगा मुझे, तो और पढ़ाऊँगा अच्छा से, और जब इसका बेसिक चीज़ें और पढ़ा दूंगा तो और बेस्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, ए मेजर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नोन एज। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मेजर रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नोन एज। यदि एक गुड्स में चेंज हो रहा है दूसरे गुड्स में प्रभाव पड़ रहा है तो यह क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स एक गुड्स के चेंज आने से दूसरे प्राइस पर, जैसे कॉफी और चाय है तो एक तरह से क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड टाइप से है। ओके, इसको कहा जाता है, ये सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये क्रॉस इलास्टिसिटी है कि एक के प्राइस से दूसरे के प्राइस पर प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है, ये टोटल कॉस्ट इज 260, यहाँ बता दें टोटल कॉस्ट कितनी है 260 रुपये, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60 रुपये। तो तुरंत आए तो ऐसे समझिए कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू 260, वेरिएबल कॉस्ट 60, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 200 रुपये। ओके, व्हाट विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट होगा, इफ आउटपुट ए 100 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर 100 यूनिट्स किया जा रहा है, 200 यूनिट्स किया जा रहा है तो फिक्स कॉस्ट तक आएगा। तो ऐसे समझिए कि टोटल कॉस्ट यदि 60 रुपये है, सॉरी प्रॉफिट हटा दीजिए, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट है ना 200 रुपये होगा कि नहीं, 200 ये। अब 200 यहाँ पर क्यों आ रहा है, 2 यूनिट की, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज सेम। ओके, और इसका चाहे प्रोडक्शन चाहे जितना हो, जानते हैं फिक्स कॉस्ट सेम होता है। इस पर एक मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि एक कोई विद्वान है जॉन जेल्फर की कुछ ऐसे, अल्फर के कुछ ऐसे नाम से है, नाम सॉरी भूल जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ही चीज़ स्थिर है, फिक्स्ड है, वो क्या, परिवर्तन।
उसी तरह से परिवर्तन जो स्थिर होता है होता रहता है, और फिक्स कॉस्ट बाय नेचर फिक्स नहीं होती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमल आउट इनपुट कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। A given output will be at the point where in cost is tangent to isocant MRTS between inputs is equal, okay, marginal rate of substitutions वाला चीजें हैं, okay, any movement for the optimum point will lead to low level output, all the above condition are fulfilled। तो all condition इस पर fulfill होना चाहिए, right। isocost is tangent to is isoquad, मतलब ये इंडिफरेंस कर्व का है, इंडिफरेंस कर्व पढ़े होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो इंडिफरेंस कर्व का क्लास है, जा करके वो देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट काइंड बी एक्शन कैन बी टेकन टू पुट द रिवाइवल्स एट द डिसएडवांटेज पोजीशन अंडर द ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, डिसएडवांटेज, कमिटमेंट्स, थ्रेट्स, प्रॉमिस, ऑल द एबव, ओके। इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द एबव, राइट। यहाँ पर सभी चीजें ओलिगोपोली मार्केट के अंदर अलाभकारी होती हैं, राइट। नेक्स्ट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन exception to the law of demand in the case of given goods, normal goods, article of conspicuous and ignorance of the buyers। यहाँ पूछा जा रहा है कि देयर इज नो एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के साथ। नॉर्मल गुड्स में कोई भी एक्सपेक्शन नहीं होता है, राइट। इनमें अब जानते हैं कि होता है आर्टिकल ऑफ, इसमें कंजम्पशन भी हो सकता है, तो इसलिए नॉर्मल गुड्स में कोई भी आपको उसमें नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इन केस ऑफ डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस। सीधी सी बात है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला जा रहा है, ये अनंत डिमांड होती है, राइट। अगर ये हो जाए तो ये जीरो टाइप का है, ऐसे समझिए। जब बोल जाता है हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल की जगह हॉरिजॉन्टल हो जाता है वाई एक्सेस के, ओके, हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये सही हो जाता है। लेकिन ऐसे क्या है, एस टी अनंत हो जाती थी, क्योंकि ये कि प्राइस एक है, फिक्स है, और डिमांड कितनी होगी कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये कुछ पता ही नहीं है आपको, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है, इफ काई स्क्वायर टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए कंटीजेंसी टेबल विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, हाउ मेनी डिग्री ऑफ द फ्रीडम शुड बी यूज्ड। यह सिंपल सी पूछा जाए तो जो यहाँ लिखा हो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, जो यहाँ पर लिखा हो उसमें से 4 माइनस 1 माइनस करें, दोनों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, ओके। ऐसे क्यों होता है आप देख सकते हैं जाकर रिसर्च मेथोलॉजी में, लेकिन अगर थोड़ा सा बताना है तो मुझे बता दे रहा हूँ। इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब आप कंस्टिट्यूएंसी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो जानता होगा। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल बना हुआ है, ओके, तो बोला 3, ये 4 बोला जा रहा था, ऐसा समझिए। और मान लीजिए कि सभी कुछ इक्वल करना हो, जैसे मान लीजिए 10 10 10 10, ऐसे मान लीजिए, चाहे इसका भी 15 15 आना चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो आप देखेंगे जैसे इसमें कुछ भर देंगे, इसमें कुछ भर सकते हैं, लेकिन जब इसको भरेंगे ना तो इसको भी दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, होगा कि नहीं ऐसा। इसी के लिए वो किया जा रहा है। जब आप इसको टेस्ट का ये बनाएंगे तो आपको दिखेगा ऐसा कि 2 चीज़ें फिक्स हो जा रही हैं पहले से ही, एक रो में फिक्स हो जा रही हैं, एक कॉलम में फिक्स हो जा रही हैं कि क्या भरना है, इसलिए। और इसका बेसिक लेवल नहीं समझ में आया तो और समझ लीजिए, एक दूसरा समझ आएंगे। जैसे आप बॉक्स में गए, 4 सीट है, 1 2 3 4, ये प्रोबेबिलिटी की तरह से ऐसे समझिए 4 है, और 4 पर्सन भी हैं जो बस में बैठना चाहते हैं। मान लीजिए पहला गया, पहला व्यक्ति, वो यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। तो मान लीजिए वो यहाँ बैठ गया। मान लीजिए दूसरा गया यहाँ से, दूसरा पर्सन, मान लीजिए यहाँ ही बैठ सकते हैं, यहाँ ही बैठ सकते, अब यहाँ तो नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ तो बैठ चुका है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ बैठ गया। मान लीजिए तीसरा गया, तीसरा यहाँ ही बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, मान लीजिए जाके वो यहाँ बैठ गया। अब सोचिए चौथा के लिए कोई ऑप्शन है? तो इसका यदि पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो 4 - 1
इक्वल टू 3। 3 कहाँ से आया कि 3 लोगों के पास ऑप्शन था, फ्रीडम था, स्वतंत्रता थी, तो मन कर यहाँ बैठिए, मन कर यहाँ बैठिए, मन कर यहाँ बैठिए। लेकिन जो व्यक्ति चौथा है ये दूसरे पर जाके बैठा है, इसके पास फ्रीडम है ही नहीं है, स्वतंत्रता है ही नहीं है। ये गया और देखिएगा कह रहे सब तो सीट खाली है, अब यहीं बैठ जाते हैं हम। ओके, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है, नॉर्मल भाषा में एकदम बेसिक लेवल पे। ओके, कि 3 चीजें यहाँ यहाँ क्या थी, स्वतंत्रता थी, फ्रीडम था। ओके, और एक पर फ्रीडम नहीं था, इसीलिए 4 में से 1 माइनस करके 3 ला दिए कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे क्या होगा, अगर इसका पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, बोलेंगे 3। राइट, अब चीजें समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज ग्रेटर देन 1, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y एंड x मस्ट बी लेस देन 1। ये सत्य है, यदि कोई रिग्रेशन 1 से ज़्यादा हो गया तो 1 को 1 से कम होना कंपलसरी है, क्योंकि दोनों 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कम आएगा, इसलिए। राइट, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सही बात है, ज्योमेट्रिक मीन यदि रिग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा। राइट, रिग्रेशन कोफिशिएंट से करेंगे तो। राइट, जैसे हम लोग नहीं करते थे, जैसे ऐसे bxy dyx, ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना, उसी का पूछा जा रहा है। राइट, नेक्स्ट है, देखिए ये एक क्वेश्चन आया है, ये मुझे समझ में ही नहीं है ये कहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, इफ द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन विद इन सैंपल 140 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 12, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन बिटवीन सैंपल 192 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टेस्ट विल बी 8.14। 8.14 आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में पता नहीं, ये इसकी जगह पर क्वेश्चन कुछ रहना चाहिए था, दूसरा चीज, समझ रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पे, तब ये क्वेश्चन को और इजी तरीके से किया सकता था। या तो पहले से मान लीजिए कि 12 - 1 11n हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर करना होगा तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा 8.14 है इसका ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट्स, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट एक्स। तो प्रॉफिट क्या है, एक्स है, इस पर ध्यान रखें। ऑन सेल, सेल क्या है, वाई है। आप ए फर्म टू गिव इन एज 3y 5x इक्वल, यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है, 3y प्लस 5x प्लस 110 इक्वल टू 0। इफ द सेल्स ऑफ द फर्म इज 44,000, द प्रॉफिट विल बी, देखिए सेल है तो सेल यहाँ पर क्या है, y है, तो y की जगह पर क्या करेंगे, 44,000 नोट कर लेंगे। तो y की जगह पर क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 44,000, ओके, प्लस 5x इक्वल टू, उसको इस साइड कर दीजिए। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x, यहाँ पर क्या हो गया, 1,32,000 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए इस बात पे है कि यह देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस माइनस हटा दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ करेंगे 1,32,000 प्लस 1,10, सॉरी 110। अब क्या करेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर 26,422। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रिकेटर ए स्कोर ऑन एवरेज 40 रन विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। एक ए व्यक्ति है, उसका क्या है, एवरेज रन क्या है 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसका 5। ऐसे समझिए कि ये मीन है। ओके, तो बी के देखिए, इसको प्ले बी एंड सी एवरेज आर 75 एंड उसका इसका 90 सी का। ओके, और डेविएशन कितना है 10 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अरेंज द प्लेयर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टू कंसिस्टेंसी। द डिसेंडिंग मीन्स गिरते संबंध में, तो कंसिस्टेंसी के संबंध में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा हमेशा, कंसिस्टेंसी के संबंध में
इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसको समझ लीजिए और आप लोग करिए, उसके बाद आंसर बता दूंगा। इसको किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा। ऐसे कंसिस्टेंसी चाहे उसका, ये किसका है, वेरिएंस का। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है। जिसका कम होगा, ऐसे लिख लीजिएगा, जिसका कम होगा वह ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो जैसे इसका मैं कैलकुलेशन कर नहीं किया हूँ, लेकिन आपको देख के बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, 0.125, 0.133, 0.20 ये आ रहा है। ओके, अब यहाँ बड़ा छोटा देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी किसके पास है। इसका मतलब इस अर्थ से अगर देखिए तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ लिखना है, उसके बाद छोटा लिखना है उससे। इसका मतलब यही होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में होता है, ये घटते क्रम में है। तो सबसे बड़ा खोजना है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्या है 0.20 है कि नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी में बताया कि जिसका कम होगा वह ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब सबसे कम किसका है, इसका, तो ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैच में। ओके, रन उससे 40 से भले ये 90 मार रहे हैं, ओके, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 90 मार रहे हों लेकिन और किसी में चल ही नहीं पा रहे हों, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये 40 मार रहा है हर बार, तो हर बार लगभग मार रहा है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो फर्स्ट पे ये कंसिस्टेंट हो जाएगा 1-3, देखिए सेकंड पे ये, थर्ड पर ये। जिस प्रकार से ABC जो भी होगा ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैसे हुआ, इसको ऐसे फॉर्मूला परसेंटेज भी कर सकते हैं, 12%, 13% आ जाएगा, इसका 20% आ जाएगा। तो जो सबसे कम परसेंटेज हो जाएगा वही ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। राइट, आप समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following choose the most suitable test can be applied to examine the influence of one factor on different groups। देखिए फैक्टर जहां पाया जाए टेस्ट। ओके, फैक्टर के एनालिसिस इसमें किया जाता है। राइट, का इसको टेस्ट आ जाए तो ऑर्डिनल जो कोई टेस्ट आए तो इसका इसको टेस्ट को, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को। राइट, नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला जा रहा है, अब यहाँ टेस्ट पूछा जा रहा है कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ये मशीन प्रोड्यूस 20 डिफेक्ट्स आर्टिकल इन बैच ऑफ 100। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि 400 कोई बल्ब बन रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो 20 यहाँ पे खराब हो जा रहा है, डिफेक्ट आ जा रहा है। राइट, ओवरहॉलिंग, अब क्या हुआ कि उसका मेंटेनेंस हुआ मशीन का, कह रहे 20 तो ज़्यादा है, 400 बल्ब बना, 20 तो खराब ही हो गया, तो मशीन खराब चल रही है, एक दो तो समझ में आता है। इट प्रोड्यूस 10% डिफेक्टिव इन द बैच ऑफ 300। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 300 पर 10%। ओके, फिर 30 हो गया। ओके, टेस्ट हाइपोथेसिस कैन बी अप्लाइड टू एवर सिचुएशन टू एग्जामिन वेदर द मशीन इज इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या मशीन का जो भी मेंटेनेंस हुआ है, क्या इसका प्रभाव पड़ा है, ये चेक करना है आपको। यहाँ पर क्या देगा, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन टू टेल टेस्ट, नो। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, नो। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स प्रोपोर्शन। ओके, इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन वन टेल टेस्ट। देखिए वन टेल टेस्ट टू टेल टेस्ट क्या है, ऐसे समझ लीजिए पहले। देखिए वन टेल, टू टेल्ड मीन्स ये जानते हैं प्लस वाली चीज़ें होती हैं, ये माइनस वाली चीज़ें होती है। जब दोनों और आंसर होने की संभावना हो सिग्निफिकेंस का, तो ट्रू टेल्ड कहा जाता है। वन टेस्ट में क्या है, ये वन टेल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्प्रूव क्या होगा कि क्या पॉजिटिव आया है कि नहीं, इम्प्रूवाइजेशन हुआ है कि नहीं। यदि इम्प्रूवाइजेशन नहीं हुआ, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है, ऐसे समझिए, सॉरी भूल गया था मैं, ये माइनस है ये प्लस है। ओके, तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अभी देखिए ये इम्प्रूव देखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इम्प्रूव मीन्स आगे बढ़कर ही देखा जाना है।
इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन सिंगल टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज। स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज क्या है? आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, गिव डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होती है? गिव डायरेक्शन देती है। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है फोर्स बैलेंस डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेशन नो मल्टीप्लाई, जो भी है ये वाला हो जाएगा। फोर्स बैलेंस मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेंसी, आपकी संभावना क्या है, आपका संतुलन क्या है। ओके, इसको देखा जाता है। राइट, नेक्स्ट अब देखिए ये क्वेश्चन कल मैं डिटेल बताया हूँ, इसको मैं आज एकदम नहीं बताऊंगा। जिसको देखना होगा ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया है, आप जाके देख सकते हैं। जून 3 पेपर में ये आया है और मैं डिटेल बताया हूँ 4-5 मिनट में, और जो देखे होंगे जानते होंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। इसीलिए मेरा टारगेट ये है कि किसी क्वेश्चन में कोई अच्छा से बता दीजिए, किसी क्वेश्चन में और अच्छा से कोई और चीज़ बता दीजिए। ओके, इससे क्या होगा, लगभग सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Who have little no concern for production but are concerned only people known as what types of। देखिए यहाँ का पूछा जा रहा है कि कोई मैनेजर को है हैव लिटिल कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एकदम कम है, एक कर दीजिए तुरंत। और बट आर कंसर्न ओनली फॉर पीपल, पीपल से ज़्यादा है तो 19 कर दीजिए। ओके, तो 19 जो भी होगा ये सही हो जाएगा, सिंपल सा। जिनको नहीं समझ में आएगा जाके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप भी कल मैं बताया था, इसको भी मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ए बिजनेस विच हैज स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर इन ए लो ग्रोथ इंडस्ट्री इज डिफर्ड टू एज। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, कैश काऊ। ओके, तो कल मैं बताया था। ओके, यहाँ पर क्या बताया था, ग्रोथ, यहाँ शेयर। ओके, यहाँ पर लो हाई, लो हाई। ओके, तो यहाँ पर क्या बताता है, क्वेश्चन मार्क स्टार, सॉरी स्टार। यहाँ पर क्या बताया था, कैश काऊ, और यहाँ बताया था डॉग। ओके, ऐसे बताया था। अब क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, विच है बिजनेस विच हैज स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हाई है, तो हाई वाला इसका मतलब इस लाइन में आंसर आएगा। ओके, इन लो ग्रोथ रेट, लो ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या है, लो है, तो इस लाइन में। तो जब ये लाइन कहाँ मिक्स कर रही है, ये कैश काउ, इसलिए सही हो रहा है। राइट, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एर मेजर प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिटी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मेजर प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग की क्या है, लीडिंग मीन्स मेजर प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन मुख्य प्रिंसिपल। फिर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ये नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव सही है ये, प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्लैरिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ओके, फर्स्ट थर्ड और 5, प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्लियरिटी होनी चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग आर स्टेप आर मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट के कंट्रोल प्रोसेस कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पे क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये जानते हैं, ये पहला पे लेंगे, सॉरी लास्ट पे लेंगे, एकदम लास्ट ये है। करेक्टिव एक्शन कब ले जाता है, लास्ट में ले जाता है। राइट, नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकेंड कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट 3, और ये 4। तो ऐसे 1 3 4 ऐसा करिए, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, ये आपका सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्लानिंग इज टुडे एक्शन फॉर टुमारो डिसीजन। यहाँ बोला जा रहा है कि आज कार्य कर रहे हैं टुमारो डिसीजन लेने के लिए, नहीं आज डिसीजन ले रहे हैं कल काम करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ओके, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग व्हाइल कंट्रोलिंग लुकिंग बैक, सही है। मोटिवेशन इज अबाउट गेटिंग वॉलंटरी विलिंगनेस ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉर एक्शन। ओके, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो, केवल लाइन होता ये नहीं होता, तो हो जाता सही, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए गलत हो जा रहा है। राइट, तो ये 2 3 2 और 4 सही हो जाएंगे।
2 और 3। ओके, ये क्लोज है। क्यों हो रहा है? स्टाफ आने के कारण। अगर स्टाफ ना होता तो सही हो जाता है, राइट, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये प्लानिंग, ये फॉरवर्ड लुकिंग सही बात है। प्लान में आप भविष्य में देखते हैं, कंट्रोल पीछे देखते हैं कि पीछे में जो किए हैं वो प्लानिंग के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्लानिंग देखिए ये एडवर्स हो जाता है, जिससे यहाँ पर एक्शन हो जाता है, ओके, और यहाँ पर डिसीजन हो जाता है तो सही हो जाता है। प्लानिंग इज टुडे डिसीजन फॉर टुमारो एक्शन। आप डिसीजन आज लेंगे, कार्य कल करेंगे, इसके लिए, राइट। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट वन ऑफ द स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कौन सा डिसीजन प्रोसेस नहीं है? परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कल्चर फैक्टर्स। तो कल्चर फैक्टर्स नहीं है, राइट, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में, राइट। एट व्हिच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर द प्राइसिंग डिसीजन मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है? वो है मैच्योरिटी के समय। जब कोई मैच्योरिटी आएगी उस समय आप प्राइस को नहीं कर सकते हैं डिटरमाइन जल्दी। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मैच्योरिटी में है तो उसमें कितना प्राइस रखें, क्योंकि ज़्यादा रख देंगे तो भी डिस्टर्ब, कम रख देंगे तो भी डिस्टर्ब। तो ये मैच्योरिटी में ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो यहाँ तक इस पार्ट को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।